नमस्कार दोस्तों, तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2020 जिसका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और ईस्टर्न रीजन पे उसका शेड्यूल भी नाम के साथ अपडेट हो गया है। तो आप सबने अगर ईस्टर्न रीजन में आप देने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप तक चेक कर लिया होगा कि डेट क्या है, टाइमिंग क्या है। इसके बारे में सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसमें करने वाले हैं कि किसी भी रीजन में भी हो, लेकिन सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपके लिए समान ही रहेंगे कि यही सब आपको लेके जाने हैं। जो क्वेरी है सारा क्लियर हो जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सब ईस्टर्न रीजन में जैसे है कि सबका अलग अलग स्टाइल होता है देने का। ईस्टर्न रीजन का सब दिन से यही है कि वो नाम के साथ दे देते हैं कि किस तरीके से क्या टाइमिंग रहेगी, ठीक है। बाद बाकी सीधा सीधा एडमिट कार्ड भी आता है या स्टेटस आता है कि कब है। तो जैसे भी आएगा ईस्टर्न रीजन की जहाँ तक बात है तो आप डेट एंड टाइम चेक करें और सेम उसी डेट और उसी टाइमिंग पे पहुँचे, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी कि बाद में चेंज वगैरह नहीं होता। अगर होता भी होगा तो बहुत ही बेकार प्रोसेस है और हो सकता है कि आप मिस कर जाएं। इसलिए अच्छा है कि जो टाइम दिया गया है, जो डेट दिया गया है उसी पे आप आराम से पहुंचेंगे। शेड्यूल है 5 सितंबर से 16 सितंबर के बीच है, ठीक है। तो ये अलग अलग है। अभी पीडीएफ भी हम देख लेंगे कि पीडीएफ में किस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले पीडीएफ देख लेते हैं, फिर बात करते हैं इसकी। देखिए जो दिया गया है ईस्टर्न रीजन की साइट पे इस तरीके से दिया गया है कि नेम है, रोल नंबर है, डेट है, रिपोर्टिंग टाइम है और बैच है। बैच वाइज दिया गया है। देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट बैच की बात करें 9:30 बजे वाली जो है उसमें से 38 कैंडिडेट है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप टोटल देखेंगे तो कितने स्टूडेंट का इसमें दिया गया है, टोटल वो सारे पेजेस हैं इसमें 1543 इतने कैंडिडेट का रखा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। और 5 तारीख से 16 तारीख तक के बीच ये करवाया जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा फर्स्ट टाइम अगर आप जाने वाले हैं तो आपको सारा आइडिया रहना चाहिए कि क्या क्या उसमें मांगने वाले हैं वो और क्या क्या आपको सबमिट करने पड़ेंगे उसमें। अब देखिए कि जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा आपका और टाइमिंग और डेट तो पता चल ही चुका है कि कब होगा आपका, तो इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि आपको वहाँ सबमिट करने पड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड, जो भी एडमिट कार्ड तो आपको लेके जाना ही है कि कहाँ सेंटर है, हर चीज़ उसमें से रहता है, छोटे छोटे डिटेल दिए रहते हैं, तो वो आपको लेके जाना मैंडेटरी है। फिर ये 10th बेसिस की वैकेंसी है, आप सबको पता है, तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों लेके जाने हैं। अब देखिए यहाँ बात फंसती है कि कई लोग बोलेंगे कि उनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है और कई लोग बोलेंगे उनके पास सिर्फ मार्कशीट है और कई लोगों के पास दोनों है। तो क्या होता है, देखिए ये सीबीएसई बोर्ड और अलग अलग स्टेट बोर्ड जितने भी हैं सब में अलग अलग सीन है। किसी में क्या है कि स्टेट बोर्ड में क्या है कि मार्कशीट अलग दिया जाता है, सर्टिफिकेट अलग दिया जाता है। सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि एक ही दिया जाता है, उसी में मार्क्स होता है और वही सर्टिफिकेट भी है। तो आपको अच्छे से पता है कि आपको 10th में क्या दिया गया है, मार्कशीट अलग, सर्टिफिकेट अलग है या एक ही बस दिया गया है मेन सर्टिफिकेट जिससे आपने आगे एडमिशन करवाया होगा। तो जो भी है वो आपको लेके जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये 10th बेसिस वैकेंसी है तो 10th का अच्छे से वो चेक करेंगे, यहाँ तक कि रोल नंबर मैच करते हैं, नेम मैच करते हैं, फादर्स नेम मैच करते हैं, हर चीज़ वो मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद है फोटोग्राफ अगर उसमें क्या है कि फॉर्म भरने के समय बोला जाता है कि लेटेस्ट दो और अभी से तब पुराना हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो भी जाता है, तो अगर वो है तो वो ले जाएं, अगर लेटेस्ट है तो वो भी लेके जाएं, क्योंकि ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं हो जाता पिछले एमटीएस वगैरह की तरह कि 2-2 ढाई साल हो गए हैं, 3 साल हो जाते थे। कई बार सीजन का होता है तो ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है, खास करके सिलेक्शन पोस्ट में और ज़्यादा गैप हो जाता है, तो फेस चेंज हो जाता है। तो हो सकता है कुछ वो क्वेश्चनिंग करें, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो लेटेस्ट भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 4-5 फोटो जितने भी हैं, क्योंकि कोई बाहर तो है ही नहीं, आप रख लें फोटोग्राफ, वहाँ काम आने वाले हैं। उसके बाद देखिए क्या है, एनी आईडी, कोई भी आईडी कार्ड आप रख लें साथ में, जैसे कि आप एग्जाम में देने जाते हैं तो रखते हैं, ऐसे ही वहाँ आईडी कार्ड आप कोई रख लेंगे। उसके बाद क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए मैंने लिखा है कि मैंडेटरी, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो कुछ भी जरूरत नहीं है, बाकी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन जो भी है, इसमें अगर कास्ट सर्टिफिकेट या कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे एक्स सर्विसमैन का अलग सर्टिफिकेट होता है वो सब है तो आपको लेके जाना है। इसमें एक पंगा होता है तो वो मैं बताने वाला हूँ यहाँ, तो इसको हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट कि हायर क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपने ऐसा तो नहीं है कि एमटीएस का फॉर्म फिल किया है तो बस 10th पास ही हैं आप, नहीं, 12th पास होते हैं, ग्रेजुएशन होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, जो भी है। तो पिछली एमटीएस में क्या था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग मांग ही नहीं रहे थे कि 12th के अलावा इवन ग्रेजुएशन के अलावा कुछ भी नहीं, उनको कोई मतलब नहीं था, सिर्फ 10th बेसिस वैकेंसी है तो सिर्फ 10th का मांग रहे थे। हालांकि आप रख लेंगे तो ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मांगते हैं तो दिखा देंगे, लेकिन हो सकता है कि नहीं मांगे क्योंकि पिछली बार नहीं मांगा था उन्होंने। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सबके क्या करने हैं आपको, कम से कम 2 या 3 कॉपी आप जेरोक्स का सेट बना लेंगे कि एक साथ सेट रखेंगे, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट रखेंगे, ठीक है। फिर फोटोग्राफ तो अलग रखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड रखेंगे, फिर आइडेंटिटी कार्ड का भी वो जेरोक्स कर लेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट का उसका भी जेरोक्स कर लेंगे, ठीक है। और ओरिजिनल तो रहेगा ही रहेगा। और हायर क्वालिफिकेशन
का भी अगर आप रख सकते हैं तो रख लीजिए, लेकिन कम चांस होता है कि मांगने का, क्योंकि जिस बेस्ड क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्जाम होती है या सिलेक्शन होना होता है बस वही मांगा जाता है उसमें। अब देखिए आगे चलते हैं यहाँ से कि कास्ट सर्टिफिकेट इशू। कास्ट सर्टिफिकेट में आखिर क्या दिक्कत है? EWS OBC SC ST सर्टिफिकेट शुड बी विद इन द क्रूशियल डेट। देखिए ये सारे एग्जाम में यही बोला जाता है, बार बार बोला जाता है कि सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपका बना हुआ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि विद इन क्रूशियल डेट होना चाहिए। क्रूशियल डेट कहने का क्या सेंस है? नोटिफिकेशन देखेंगे आप तो उसमें भी लिखा हुआ रहेगा क्रूशियल डेट होता है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो था वो ही होता है क्रूशियल डेट, ठीक है, जो कि क्या था 21 मार्च 2021 ये था क्रूशियल डेट। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन का ये जो पैरा नंबर 7 का 7.1 2 3 4 ऐसा करके पढ़ेंगे तो इसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या इसमें बोला गया है। देखिए 7.2 में जब आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम SC ST OBC EWS PWD स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन ETC वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज। अगर जहाँ नहीं लिखा हुआ है विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट जो है वही क्रूशियल डेट माना जाएगा। तो उसके पहले आपका बना हुआ होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, वरना क्या होगा, वरना क्या करेंगे वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि रिजेक्ट नहीं करते, वो प्रोविजनली आपको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये वाला 7.4 जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव देयर कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल टिल द वेरिसिटी ऑफ द कंसर्न डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड बाय द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। इसमें क्या है कि जब आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना देंगे और क्रूशियल डेट के बाद का होगा तो आपको प्रोविजनल दिया जाएगा, क्योंकि कई बार आप जब फाइनल चेक करते होंगे तो उसमें लिखा आता है कि प्रोविजनल। यहाँ क्या होगा, वहाँ जब आप देने जाएंगे इंटरेस्ट का DB मैं वो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिसीविंग वहाँ दिया जाता है। जब आप DB आपका कंप्लीट हो जाएगा, हर चीज़ मैच होगा, फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, फोटो भी खींचा जाएगा आपका, वो सब होने के बाद आपसे लिखवाया भी जाएगा कुछ लाइन। तो वो होने के बाद क्या है कि आपको रिसीविंग के तौर पे दिया जाएगा 2-3 पेज दिए जाते हैं, ठीक है। वो भी अगली वीडियो में आने वाली है किस तरीके से आपको रिसीविंग मिलेगी। उसमें क्या है कि एक कॉलम रहता है, उसमें रहता है कि एक रहता है कि रिजेक्ट कर देने वाला कि कोई फ्रॉड है या कुछ है, किसी ने गलत किया है तो उसको तो रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा होता है क्लियर कि सब चीज़ सही है, कोई अनरिजर्व कैटेगरी से या कोई किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और उसका सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज़ सही है तो क्या होगा, उसको वहाँ क्लियर मेंशन करेंगे। और अगर कुछ सर्टिफिकेट में इशू है, चाहे कुछ इशू है, तो उसमें वहाँ प्रोविजनल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोविजनल। और तो इस हिसाब से आप देख लें कि आपका सर्टिफिकेट जो बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट वो कौन सी डेट तक का बना हुआ है, कब अभी आपने फिलहाल बना है या उसके पहले वाला ही है, तो इस तरीके से आपको वहाँ मिलने वाला है। एक और बात स्पेशल जो मैं बताना चाहता हूँ वो है EWS सर्टिफिकेट के बारे में। EWS सर्टिफिकेट के बारे में पिछली बार क्या इशू हुआ था, इसमें कि 2 तरीके के स्टूडेंट थे। एक थे कि जिनका बिल्कुल सटीक था, सही था, उनको क्लियर दिया गया, ठीक है, उनको क्लियर दे दिया गया, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं। एक वो थे जिनका कि था लेकिन बियॉन्ड क्रूशियल डेट था, उसके बाद वाला था बना हुआ, ठीक है, तो उनको क्या है प्रोविजनल दिया गया, प्रोविजनल, ठीक है, कि जब वो फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में करवाएंगे बाद में मिलने के जब अलॉट हो जाता है उसके बाद, तो वहाँ आपको फिर से प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ उसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे थे उस समय भी, तो आपको फिर से वो क्लियर दे देते हैं और इवन हो ही जाता है, सबका हो जाता है ये। और तीसरा टाइप जो यहाँ बताने वाला हूँ वो स्टूडेंट थे जिन्होंने फिल किया था EWS कैटेगरी से, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ जो कैटेगरी सेलेक्ट किया होगा रजिस्ट्रेशन में, जब SSC की वेबसाइट रजिस्ट्रेशन करते हैं वहीं सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो वहाँ EWS अगर किसी ने फिल किया होगा, लेकिन क्या है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय गए तो वहाँ EWS का सर्टिफिकेट उसके पास था ही नहीं, तो करे क्या, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर देंगे, अभी है ही नहीं। तो एक वहाँ ऑप्शन वो दे रहे थे कि एक एप्लीकेशन आपको लिखनी थी, ठीक है, एप्लीकेशन वो लिखवा रहे थे आपको कि एक एप्लीकेशन लिखो खुद से, और वहाँ तो फॉर्मेट बता दे रहे थे कि क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। एप्लीकेशन लिखो, नाम, रोल नंबर, हर चीज़ इसमें मेंशन करो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और उसमें लिखना क्या है, लिखना लगभग ऐसा था कि यू डोंट हैव कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड अर्लियर यू अप्लाइड अगेंस्ट EWS कैटेगरी सो काइंडली कंसीडर योर कैंडिडेचर इन अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब इसमें सिंपली जो मैंने यहाँ लिखा है और वहाँ जो लिखना था यही लिखना था कि आपने अप्लाई करते समय किया था कि EWS कैटेगरी से अप्लाई किया था, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप किसी कारणवश नहीं है आपके पास या नहीं बन पाया, तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो कैंडिडेचर है वो और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अब अनरिजर्व के तहत किया जाए, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि जब आप कट ऑफ निकलेगी फाइनल रिजल्ट की तो वो अनरिजर्व का आपका निकलेगा, ठीक है। अनरिजर्व का जितना कट ऑफ होगा अगर उसको आप पार करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट में नाम होगा, अगर नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपका नहीं होगा। तो जो भी होगा अनरिजर्व की कैटेगरी के कट ऑफ के अनुसार ही आपका डिसाइड किया जाएगा। तो ये भी एक था, ऐसा नहीं था कि रिजेक्ट कर रहे थे EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे, नहीं। तो ये इतनी सारी बातें हैं EWS सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब लास्ट में कि मैंने अपने तरीके से बताया लगभग चीज़। अब यहाँ एक चीज़ और बचा कि रियल जो वहाँ मिला था वो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से वो दिया गया था, रिसीट जो वहाँ से मिलता है रिसीविंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होने के बाद, तो वो भी आप देख लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। तो वो अगली वीडियो में अभी मैं एक साथ बना दूंगा।
फिर भी इस रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट है कि क्या होगा, कैसे होगा सर्टिफिकेट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो ओपन ही है, वहाँ आप अपना डाउट लिख सकते हैं, उसमें ज़रूर डिटेल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, एंड करते हैं चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।